हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं और देखिए एक एक्साइटिंग पार्ट भी होता है इंजन के लिए या कोई भी व्हीकल्स हो उसको किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। छोटे बच्चे के अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है कि ये गाड़ी चल किस तरह से रही, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर थोड़ी बात समझ में आती है कि इंजन नाम की कोई चीज़ होती है जो इंजन इस गाड़ी को जो है इस व्हीकल को चलाती है, इस कार को चलाती है। तो वो किस तरीके से वर्क करता है, उसकी थ्योरी क्या है, उसका जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो आज हम समझने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखेंगे हम थर्मोडायनामिक्स में आज के दिन, हीट इंजन एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी तो पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी के बारे में फिर अलग से बताऊंगा। तो देखेंगे आज हम हीट इंजन। नोट्स की रही बात तो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप सब लोग डाउनलोड कर चुके होंगे। नहीं किया तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोस इंटरेस्टिंग वे में मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को ईजी बना सकें और अच्छे से अपने एग्जाम में उसे लिख सकें। स्टूडेंट्स देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर 13 है स्टूडेंट्स, जिसमें हम हीट इंजन को भी पढ़ने वाले हैं और उसकी एफिशिएंसी को भी पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इनके बारे में जो फैक्टर्स है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, छोटे छोटे प्रोसेसेस है, वो यदि नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको अच्छे से कर सकें। स्टूडेंट्स बिना देरी किए देखते हैं हीट इंजन क्या है। अब हीट इंजन स्टूडेंट्स क्या होता है देखते हैं हम लोग कि कोई भी गाड़ी है, व्हीकल है, तो उसके अंदर पेट्रोल डालना बहुत ज़रूरी होता है, डीजल डालना ज़रूरी होता है। या पहले समय में स्टीम इंजन चलता था तो उसमें स्टीम का होना बहुत ज़रूरी होता था, जिसके लिए उसके अंदर पानी को या वाटर को स्टोर किया जाता था और वो जो है कोल या कोयले को बहुत तेज़ी से जला के वेपर बनाई जाती थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे हमने एक वर्किंग गैस की बात करी है, वर्किंग सब्सटेंस की बात करी। वर्किंग सब्सटेंस आज के समय में स्टीम इंजन लगभग न के बराबर हो गए हैं, लेकिन आज मेनली वर्किंग सब्सटेंस कौन कौन है स्टूडेंट्स? या तो आज हम पेट्रोलियम को यूज़ कर रहे हैं या स्टीम को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आज हम देखें तो बैटरीज वगैरह यूज़ हो रही है, जिसमें आज की नई ईवीज आ रही हैं हमारे पास। सो स्टूडेंट्स हम हीट इंजन को देखने वाले हैं। तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस। वो एक साइक्लिक डिवाइस है। अभी हमने साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा, मैंने आपसे फिर कहा कि प्रीवियस जो है लेक्चर्स को जरूर देख लें ताकि आपको साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ जाए कि किया क्या था उसमें हमने। हीट इंजन इज साइक्लिक डिवाइस बाय विच हीट कैन बी चेंज इनटू वर्क कंटिन्यूसली। ये एक हमारा इंजन जो है वो एक साइक्लिक डिवाइस है जो ये लगातार हीट को एब्जॉर्ब करता है और कंटिन्यूसली हमें वर्क को प्रोवाइड करवाता है। सो हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस बाय विच हीट कैन बी चेंज इनटू वर्क कंटिन्यूसली। एक ऐसा डिवाइस जो हीट को एब्जॉर्ब करे और लगातार हमें वर्क देता रहे, उसे हम क्या कहते हैं? हीट इंजन कहते हैं। और हीट इंजन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट माने गए हैं। एक होता है सोर्स, दूसरा होता है सिंक और तीसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस। तीनों इंपॉर्टेंट है। सोर्स जो इंजन को अपनी हीट देगा, सोर्स कहा इसलिए अपने को समझ में आ रहा है अपने को, तो उसे हीट प्रोवाइड कराएगा। सिंक जो होगा हीट एब्सॉर्ब करेगा और वर्किंग सब्सटेंस इन दोनों के बीच रह के अपना काम करेगा। सो स्टूडेंट्स सब वन बाय वन एक एक चीज़ को पढ़ते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए मेन पार्ट्स ऑफ हीट इंजन आर सोर्स ऑफ हीट, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस। अब सोर्स ऑफ हीट को देखें तो सोर्स ऑफ हीट जो एक रिजर्वायर ऑफ हीट होता है जिसमें काफ़ी हीट होती है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो स्टूडेंट्स सोर्स of a heat is a part of engine which is kept on constant high temperature T1 और इसे एक constant temperature T1 पे रखा जाता है और इसके अंदर the thermal capacity is infinite। उसकी जो thermal capacity होती है कि उसके अंदर हीट प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट होती है। आप कितनी ही ले लें उसमें कम नहीं होती है। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी टेकन फ्रॉम इट एंड इट्स टेम्परेचर विल नॉट बी चेंज। हम उस इनफाइनाइट सोर्स में से इनफाइनाइट एनर्जी का लेवल भी ले लें, उसमें से जितनी मैक्सिमम यूटिलाइज करना है वो इंजन ले भी लेगा, तो भी इसका टेम्परेचर T1 है तो T1 ही बना रहेगा, यानी कांस्टेंट रहता है। इसमें से कितनी हीट ले ली जाए तो क्या कहेंगे हम? सोर्स इज एक रिजर्वायर ऑफ हीट, जिससे हम कितनी ही एनर्जी ले लें तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है स्टूडेंट्स। तो हीट सोर्स ये हमारा पहले नंबर पे यहाँ पे T1 है, इसका टेम्परेचर T1 है। मैं फिर बता दूँ, हम इससे हीट एनर्जी ले भी लेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और कांस्टेंट बना रहेगा स्टूडेंट्स। दूसरा है हमारा सिंक। सिंक एक सेकंड पार्ट है। सिंक इज अ पार्ट ऑफ इंजन हुज टेम्परेचर इज T2 विच इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1। इसका सिंक जो होता है इंजन का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका टेम्परेचर T2 होता है जो सोर्स के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, उसे कम रखा जाता है। और ये इसकी भी जो है थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है क्योंकि ये इनफाइनाइट एनर्जी को अपने अंदर ले सकता है। इट इज आल्सो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी सो दैट इट कैन होल्ड एज मच एज एनर्जी कांस्टेंट टेम्परेचर T2। और वो कितनी एनर्जी होल्ड भी कर लेगा तो भी उसका टेम्परेचर T2 है तो T2 ही रहेगा, यानी इसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सोर्स का T1 है तो T1 रहेगा, सिंक का T2 है तो T2 ही रहेगा। द बेस्ट सिंक इज एटमॉस्फेयर। आप जो बेस्ट जो है सिंक किसको मान सकते हैं? एटमॉस्फेयर को। देखते हैं हम दिन भर में हमारे द्वारा कई एक्शंस होते हैं
कई प्रकार के काम होते हैं जिससे हीट एनर्जी जो है इवॉल्व होती है। कहाँ पर जाती है? वो जाती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है, उसका कोई चेंज नहीं होता। तो बेस्ट सिंक किसको माना जाता है? एटमॉस्फेयर को। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम दिमाग में रख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे ब्लू लेटर में इसे अलग से लिख रखा है ताकि आप इसको समझ सकें और अपने आप को बढ़ा सकें। मैं कुछ कलर जब चेंज करता हूँ स्टूडेंट, तो समझना वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात है, और वो आपको कंसंट्रेशन के साथ देखना भी है और एग्जाम में लिखना भी है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे बेस्ट सिंक कौन होगा, तो वो कहेंगे हम एटमॉस्फेयर होगा। वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस क्या है? वर्किंग सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब हीट एंड परफॉर्म वर्क। वो क्या करता है? सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपना वर्क करता है, और फिर वर्क करने के बाद जो बची हुई हीट एनर्जी जो उसने सोर्स से लिए वो किसको दे देता है? सिंक को दे देता है। और जनरली इस वर्क के लिए वो किसको यूज़ करते हैं हम लोग? वो या तो हम स्टीम का यूज़ करेंगे या पेट्रोलियम ऑयल जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो जाएगा वर्किंग सब्सटेंस। तो ये 3 पार्ट हमने इंजन के देखे स्टूडेंट्स। क्या क्या देखें? सोर्स देखा, सिंक देखा और वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स का टेम्परेचर T1 रहता है, सिंक का टेम्परेचर T2 रहता है। दोनों की कैपेसिटी जो होती है, थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। सोर्स से हम कितनी हीट एनर्जी ले लेंगे तो उसके पास कम नहीं होगी, और सिंक को हम कितनी दे देंगे तो उसकी बढ़ेगी नहीं। यानी सोर्स से लेते समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और सिंक को देते समय उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। ये सारी बातें हमारे ब्रेन में रखी होनी चाहिए। अब वर्किंग सब्सटेंस के लिए मैंने बता दिया, वर्किंग सब्सटेंस अभी प्रेजेंटली पेट्रोलियम्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। स्टीम तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ जगह जैसे कंपनीज वगैरह में बॉयलर्स में यूज़ होती है स्टूडेंट्स, से भी कहीं ना कहीं वर्क फंक्शन होता है। कुछ जगह ट्रेन्स को भी ऑपरेट करने के लिए ऐसे वेब स्टीम इंजन का यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली हम देखें तो डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन और जो है वाइट पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, जो सब पेट्रोलियम में आते हैं। तो मेन वर्किंग सब्सटेंस पेट्रोलियम ही माना जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करें इसकी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल समझने की बात है, थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, इसको समझाता हूँ आपको स्टूडेंट्स। लिख के इसलिए दे देगा कि आपकी वो लैंग्वेज चेंज ना हो, और एज इट इज़ आप लैंग्वेज को लिख दे। समझा, मैं सारे पॉइंट्स आपको दे देता हूँ यहाँ पे। इन ईच साइकिल द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सोर्स एट हायर टेम्परेचर। हर साइकिल में क्या करता है? वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से अपनी हीट को ले लेता है, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उस हीट को वो ले लेता है, एंड कन्वर्ट वन पार्ट ऑफ इट इनटू मैकेनिकल वर्क। और उसमें से कुछ पार्ट को काय में कन्वर्ट कर देता है, वो वर्क में कन्वर्ट कर। मैं आपको ये बात बता दूं स्टूडेंट्स की, ये बात आप दिमाग में बनाए रखें कि जितनी हीट उसने ली है वो पूरी तरीके से वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, उसका एक पार्ट करेगा, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही ना, यहाँ पे ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब ऐसे इंजन बनाने में हम कहीं ना कहीं समर्थ हो जाएंगे, तो उस समय हम जितनी एनर्जी उसको देंगे सोर्स से, वो कंप्लीटली वर्क में चल जाएगी, तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, जिसको हम आज के समय में कहते हैं, उसकी एफिशिएंसी को एवरेज के सेंस में कहते हैं। तो वर्क इसी पे होता रहता है किस तरीके से उसके एवरेज या एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी प्रिंसिपल में एक बात को कहूँगा कि हम उसको अभी नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? सोर्स से एक हीट एनर्जी को लेता है और उसके एक छोटे पार्ट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है इनटू मैकेनिकल वर्क। रिमेन हीट इज गिवन टू सिंक, और बची हुई वो हीट जो होती है सिंक को दे देता है, एंड रिटर्न्स बैक टू इनिशियल स्टेट, और फिर से अपनी स्टेट में आ जाता है। इस प्रकार से एक साइकिल होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक बात मैंने फिर से इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि ये बात तो आपको सिंपल समझ में आ गई होगी कि उसने क्या करा, एक वन पार्ट लिया एनर्जी का और वो वर्क में चेंज कर दिया, बची हुई एनर्जी उसने सिंक को दे दी है। कंप्लीटली एनर्जी जो उसने सोर्स से ली थी, फिर एक बार याद रखें, कंप्लीट एनर्जी जो उसने सोर्स से ली थी वो पूरी एनर्जी वर्क में चेंज नहीं होगी, उसका एक छोटा सा पार्ट ही चेंज होगा, बाकी वो किसको दे देगा? सिंक को दे देगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्किंग सब्सटेंस डू नॉट चेंज इन ईच साइकिल। वर्किंग सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जो है एक साइकिल में चेंज नहीं होती। सो बाय रिपीटिंग दिस साइकिल मैक्सिमम हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। सो वो क्या करता है? इन साइकिल्स को रिपीट करके मैक्सिमम हीट एनर्जी को कायमी वर्क में कन्वर्ट करता रहता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये हमारा हीट इंजन का पूरा इंट्रोडक्शन था और उसका प्रिंसिपल था स्टूडेंट्स। तो कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हीट इंजन, तो मार्क्स पर डिपेंड करेगा। यदि कम मार्क्स में पूछा जा रहा है तो केवल हीट इंजन और उसका प्रिंसिपल लिख दे। लेकिन स्टूडेंट्स यदि ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसके एफिशिएंसी को ना भूलें, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी का पार्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है। एफिशिएंसी वाला पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें एक डेरिवेशन भी है, वो भी अभी करा देता हूँ ताकि आपका ये पार्ट परफेक्ट हो जाए। स्टूडेंट्स देखिए, द रेशो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन ईच साइकिल, द रेशो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन वन साइकिल एंड वर्क डन बाय इंजन इज साइकिल, और वर्क डन करे इंजन। मैं आपको एक अपनी भाषा में बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये जो पढ़ के बता दी, लेकिन देखिए इसको हम फार्मूले के रूप में देखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो मैं फार्मूला बना के आपको बता देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये हम डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी की डेफिनेशन देखिए, हम आपको एक फार्मूला बना देता हूँ जिससे पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। एफिशिएंसी इक्वल टू
वर्क डन बाय इंजन इन वन साइकिल अपॉन हीट एब्जॉर्ब इन ईच साइकिल। आप यहाँ पे वन साइकिल के प्लेस पे आप ईच साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। तो देखिए, अब सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ बना लें तो इस फार्मूले के थ्रू हम डेफिनेशन को जल्दी याद कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रेशो। द रेशो ऑफ वर्क डन बाय इंजन इन वन साइकिल एंड हीट एब्जॉर्ब in one cycle is called efficiency and efficiency is represented by eta। ये n जैसा है, जिसकी पूंछ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है तो वो ईटा बन गया। ईटा सिंबल है। ऐसे सिंबल्स आपको बहुत सारे याद करना है जो कंटिन्यूसली एक एक करके आते जाएंगे और आपको याद होते भी जाएंगे। पर्टिकुलरली रटने की कोई जरूरत नहीं, इसको हम एक एक करके याद करते चल सकते हैं इसको। अब ये ईटा हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे फिर से हमारे इंजन की बात पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इंजन के बारे में, थोड़ा सा यहाँ लिख के थोड़ा बना के बता देता हूँ फिर से एक बार। देखिए, ये मान लीजिए हमारा, ये हमने एक डायग्राम बना लिया पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा पहला कौन है, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा सिंक है और ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पूरी तरीके से, ये हम इस डायग्राम के थ्रू अच्छे समझ लेते हैं तो वो ईजी भी हो जाएगी आपके लिए। देखिए, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट Q1 फ्रॉम एनर्जी सोर्स एट टेम्परेचर T1। इसका टेम्परेचर स्टूडेंट्स कितना है, इसका टेम्परेचर T1 है स्टूडेंट्स यहाँ पे। और ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है Q1, किससे, सोर्स से। फिर ये क्या करने लगेगा, इस Q1 में से, इस Q1, ये जो Q1 इसने एब्जॉर्ब किया है, इससे वो क्या करने लगेगा, वर्क करेगा। वर्क कर लेगा तो Q1 पूरी तो कन्वर्ट नहीं हुई वर्क में, इसमें से थोड़ा पार्ट कन्वर्ट हुआ Q1 में से वर्क का। वर्क करने के बाद बचा हुआ एक पार्ट होगा जिसको हम क्या कह देते हैं, Q2 कह देते हैं। तो ये Q2 ये सिंक को दे देगा और यहाँ ये परफॉर्म कर देगा अपने वर्क को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बात समझ में आ गई आपको कि जो वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है, सोर्स से T1 टेम्परेचर पर Q1 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, फिर सोर्स को T2 टेम्परेचर पे वही एनर्जी Q2 रिटर्न कर देता है। तो देखिए, इस डायग्राम से कितना इजी हो जाता है समझना। ये एक बार और समझा देना ताकि आपकी कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। देखिए, सोर्स का टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर सिंक का T2 है। चलिए ठीक है, ये दोनों बात याद हो गई। अब ये क्या कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस जो है इस T1 टेम्परेचर पर सोर्स से Q1 एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे कन्वर्ट कर रहा है वर्क में। पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए वो क्या करता है, उस बची एनर्जी Q2 का पार्ट किसको दे देता है, सिंक को दे देता है। और इस प्रकार से ये आगे प्रोसेस चलता रहता है। तो देखिए, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है ये यही लिखा है जो मैंने आपको डायग्राम में अभी एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या है। वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब Q1 फ्रॉम एनर्जी सोर्स एंड टेम्परेचर T1 एंड आफ्टर डूइंग वर्क W इट रिटर्न हीट Q2 सिंक एट टेम्परेचर T2। ये जो मैंने आपको बताया था वो की वही बात यहाँ लिख दी है। एंड टेम्परेचर रिमेन अनचेंज इन इस साइकिल। और इस दौरान क्या होता है, टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि इसका T1 है, इसकी कैपेसिटी इन्फाइनाइट है, तो कितना ही ले लेंगे T1 ही रहेगा। इसकी भी इन्फाइनाइट है, कितना ही दे देंगे तो भी T2 ही रहेगा। तो टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है, एज इट इज टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो बात हमको याद रखना है। सो द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट सब्सटेंस इज जीरो। तो चेंज ऑफ इंटरनल सब्सटेंस एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इज जीरो। तो यहाँ हम देखें कि इस अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या लिखें कि जब वो कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हम देख लेते हैं कि यदि कह रहा है du जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने खुद ही कहा है कि सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज जीरो, क्योंकि टेम्परेचर हमारा अनचेंज्ड है, इसलिए du जीरो होगा। अब रही बात W की, तो वर्क तो हुआ है स्टूडेंट्स, वर्क हुआ है तो वर्क लिखना पड़ेगा हमको कि वर्क हुआ है तो कितना हुआ है, W हुआ है। लेकिन हमने हिट जो दी थी वो कितनी हुई, dq की वैल्यू क्या हुई। तो हम dq की वैल्यू देखते हैं। तो dq की वैल्यू में सबसे पहले वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, उसमें से वर्क करा और Q2 एनर्जी दे दी। तो dq कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब तीन फैक्टर्स स्टूडेंट्स ये आपको शो कर रहे हैं, कुछ बात याद आ रही होगी। ये तीन फैक्टर्स कहाँ से, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लिखेंगे तो वो होगा dq इक्वल टू dw प्लस du। अब ये सब वैल्यूज जो है हमारे पास, dq की वैल्यू भी हमारे पास है, dq की वैल्यू हमारे पास है, dw की वैल्यू भी हमारे पास है और du की वैल्यू भी हमारे पास है। तीनों वैल्यूज हमारे पास है। ये तीनों वैल्यूज में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो dq की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ तो वो है Q1 माइनस Q2
इज इक्वल टू, अब ये जो है बचा हुआ डी डब्ल्यू है वो हमारे लिए क्या है, डब्ल्यू है, और डी यू की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू मिल जाती है डब्ल्यू इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब स्टूडेंट्स ये जो है हमारे डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाती है। अब हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, हमने वैल्यू निकाली है डब्ल्यू की, एफिशिएंसी के फार्मूले में इसको पुट कर देते, जो मैंने आपको रेड लेटर से पीछे लिख के बताया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो ये एफिशिएंसी का फार्मूला जो लिख के बताया हुआ है, इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ ईटा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रह जाए कहाँ पुट करना है। ईटा इक्वल टू क्या है, ऊपर वैल्यू हमारे पास जो है ईटा की वैल्यू वर्क डन इन इंजन और हीट एब्जॉर्ब। तो देखो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं पीछे से देख के कि वर्क डन इन 1 साइकिल। अब वो हम ये रख देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे पूरी। तो ईटा की वैल्यू हम देखते हैं क्या रखने पे, ईटा इक्वल टू वर्क डन कितना हुआ, ये रहा अपने पास वर्क डन, ये रहा Q1 माइनस Q2, ये वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे। तो ये हो गई Q1 माइनस Q2 और अपॉन में हीट एंड एब्जॉर्ब कितनी हुई, Q1 एब्जॉर्ब हुई थी। सबसे पहली बार जो है वर्किंग सब्सटेंस ने किससे ली थी, सोर्स से Q1 एनर्जी ली थी, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा सा एल्जेब्रिक रूप से सॉल्व कर देते हैं। तो Q1 के अपॉन में Q1 आ जाएगा, माइनस Q2 के अपॉन में Q1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि Q1 से Q1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, सो ईटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हमारा एफिशिएंसी का फार्मूला है स्टूडेंट्स, जो हमें फाइंड करना था। ये हमने इंजन की एफिशिएंसी निकाल ली स्टूडेंट्स। तो ये हम एफिशिएंसी फार्मूला यहाँ पे पूरी तरीके से निकाल चुके हैं, ये हमारा फार्मूला फ्लो गया। और आप यहाँ एक बात देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ क्या हो रहा है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। 1 में से कोई चीज़ माइनस हो रही, 1 में से कुछ माइनस हो रही है, यानी 100% नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है। वो बात हमेशा याद रखना जो यहाँ मेंशन की हुई है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। कभी भी आप ये मान के ना चले वो 1 कभी नहीं होगी। 1 हो गई तो हमारे थर्मोडायनामिक्स के और जो है लॉज जो होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि हमेशा लेस देन 1 होती है, और हम देख रहे हैं, और उसको मैं परफेक्ट करने के लिए, आपके नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए कि क्यों 1 होती है या 1 होती है इतना याद रख लिया, ऐसा नहीं, इसको कैसे 1 होती है और आज तक के जो इंजन बने उनकी कितनी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे अलग से मेंशन कर दी स्टूडेंट्स, वो हम देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन मैक्स कितनी है, 26%। यानी हम 100% एनर्जी पेट्रोल इंजन को हमारी कार के या व्हीकल के इंजन को देखते हैं तो केवल 26% वर्क हमें मिलता है, बाकी एनर्जी हमारी लैप्स हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और डीजल इंजन की 40% होती है। तो 26 पेट्रोल की होती है और डीजल की 46 होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि यदि कार को कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल इंजन का एवरेज डीजल इंजन के कंपेयर में कम आता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 40 है तो ज़्यादा आएगा और इसमें 26 है तो थोड़ा सा कम आएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स ये सारे फैक्टर्स साथ आपको एक तो एफिशिएंसी का जो डेरिवेशन भी समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा करने में, और 1-2 बार इसको रिवाइज कीजिए तो और बेहतर तरीके से बन जाएगा, और बेहतर तरीके से बन जाएगा तो मार्क्स तो पूरे देना ही है उसने फिर अपने को। तो ये इसको सिर्फ रिपीट कीजिए और अच्छे तरीके से इसको 1-2 बार लिख के देख लीजिए, पूरी तरीके से आप सक्सेस होंगे स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।